नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। आज बड़े दिनों बाद प्रीति और प्रिया बच्चों के साथ अपने मायके आई हुई थी। उनके मायके में माँ पिताजी के साथ साथ उनके भैया भाभी तथा भतीजे भतीजी थी। आते ही प्रीति ने महंगे महंगे तोहफे सभी के हाथ में थमाकर बड़े गर्व से कहा, ये सभी तोहफे विदेश से मंगवाए हैं, बहुत महंगे हैं। आप लोगों को आदत नहीं है ना, जरा संभाल कर इनका उपयोग करना। तभी प्रिया ने कहा, देखो भाभी, मैं तो सभी की पसंद का सूखा नाश्ता लेकर आई हूँ, सभी खाकर बताएं कैसा बना है। और जैसे तैसे प्रिया ने बात को बदल दिया। सभी ने खूब बातें की, पर प्रीति तो केवल पैसों की ही बातें किए जा रही थी। माँ पिताजी की तबीयत, भैया का कामकाज, भाभी और बच्चों के प्रति प्यार, ऐसा कुछ भी उसकी बातों में नज़र नहीं आ रहा था। सभी प्रीति के स्वभाव को भली भांति जानते थे, इसलिए सभी ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। हंसते खेलते 2 दिन बीत चुके थे। अगले दिन ही दोनों बहनें अपने अपने ससुराल लौटने वाली थी। सामान पैक करते हुए प्रीति ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम्हारे छोटे से घर में कभी तुम्हारा दम घुटने लगे तो आ जाना 2 दिन के लिए हमारे बड़े से विला में। प्रिया ने कहा, दीदी, किसने कहा मेरा घर में दम घुटता है? हम सब बहुत खुश हैं। आपके जैसा बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े और जेवरात नहीं है मेरे पास, लेकिन इस सब से भी कई गुना महंगी, या यूं कहो अनमोल चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन आप नहीं समझेंगी। तभी बीच में ही रोककर प्रीति ने कहा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? जरा मुझे भी तो पता चले। फिर प्रिया बोली, दीदी, हमारा जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन आपके सपने पहले से ही बड़े थे। शुरुआत से ही आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों से ही स्नेह रहा है। आपकी शादी के लिए भी एक ही शर्त थी कि लड़का खानदानी रईस होना चाहिए, और भगवान की कृपा से आपकी वो इच्छा पूरी भी हो गई। और पैसों के प्रति आपका लगाव दिन ब दिन बढ़ता गया। और वहीं मैंने पापा से कहा था कि मुझे मेहनती, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाला लड़का चाहिए, ना कि खानदानी अमीर। और मुझे भी मनचाहा जीवन साथी मिल गया। दीदी, हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश हैं। पता है दीदी, मैं जिस अनमोल चीज़ों की बातें कर रही हूँ ना, उसका शायद आपको कोई मोल ना हो, पर मुझे है दीदी। मेरे छोटे से घर में मैं अपनी मर्जी और खुशी से जी सकती हूँ। मेरी सासू माँ ससुर जी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं। बच्चों का प्यार से गले लगना ही मेरा सबसे बड़ा गहना है। इतना ही नहीं, मेरे हर सुख दुख में मेरा परिवार मेरे साथ होता है। मेरे पति मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। जब मेरे पति मेरे साथ मूल्यवान समय व्यतीत करते हैं, वह मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होता है। मेरे लिए सभी भौतिकवादी चीज़ें इसके आगे फीकी हैं। दीदी, आपको पैसों का इतना घमंड हो चुका है कि आप यह भी नहीं समझ पा रही हो कि सारे रिश्ते नाते आपसे दूर होते जा रहे हैं। बस कर प्रिया, अपना भाषण बंद कर। गरीबी में जाकर अब तेरी सोच भी छोटी हो गई है, या फिर ऐसा तो नहीं औरों की तरह तू भी अब मुझसे जलने लगी है? प्रीति ने कहा। प्रिया बोली, ऐसा नहीं है दीदी, याद है आपने इसके पहले भी कई बार मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार मैंने पहले से ही सोच कर आई थी कि मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? प्रीति ने पूछा। प्रिया बोली, दीदी, याद है कुछ दिनों पहले आपका फ़ोन आया था, तब आप बता रही थी कि आप अपनी जेठानी के साथ कटोरी चाट बना रही थी। तब आपने मुझसे कहा था, प्रिया, वैसे तो घर में बहुत से नौकर हैं, लेकिन मेरी ननदें आने वाली हैं, तो सासू माँ ने खास हमें बनाने के लिए कहा। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो शायद ही ऐसा कुछ बनता होगा, तो मैंने भी आपको कहा था। दीदी, मैं भी बनाती हूँ, तो आप बोली, तेरे जैसा कटोरी 2 कटोरी का नहीं बनता हमारे यहाँ, हमें तो कम से कम किलो 2 किलो का बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या गलत कहा मैंने, जो तुझे इतना बुरा लगा? प्रीति ने कहा।
प्रिया बोली, दीदी अभी यह बात मैं कह रही हूँ तो बुरी नहीं लग रही है, क्योंकि मेरे बात करने का लहजा सामान्य है। लेकिन पता है, जब आपने कहा था तब ऐसे लहजे में कहा था मानो आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और दीदी, आप ऐसा पहले भी कई बार कर चुकी हैं। दीदी, इतना घमंड भी अच्छा नहीं। अब से मेरे साथ बात करते वक्त अपने लहजे पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा मुझसे कम ही बात करें। दीदी, अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं, मुझे सवेरे जल्दी भी जाना है। पैसों के घमंड में चूर प्रीति का धीरे धीरे अपने सभी परिवार वालों के साथ बस औपचारिकता का ही रिश्ता रहा। गुजरते वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। प्रीति के भैया भाभी और छोटी बहन प्रिया की परिस्थिति भी काफ़ी सुधर गई, लेकिन घमंड ने उनको छुआ तक नहीं था। सभी एक दूसरे के सुख दुख में दिल से शामिल हुआ करते थे। बच्चे बड़े हो चुके थे और फिर सभी बच्चों की शादियां भी हो गईं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। सभी अपने अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे थे, लेकिन खुश नहीं थी वो प्रीति, जिसका पूरा परिवार ही एक एक कर अलग हो गया था। उसके स्वभाव के कारण लगभग सभी रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसके बच्चे, उसकी बहुएं, पोता पोती सभी विदेश में ही स्थायी हो गए और एक शाम प्रीति का आखिरी सहारा, उसके पति का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। प्रीति के मायके वालों के अलावा कोई भी और रिश्तेदार उनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ था, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी। सभी मायके वाले उसी दिन लौट गए। पूरे 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन प्रीति के बच्चे उससे मिलने तक नहीं आए। और एक दिन उन्होंने प्रीति से कह दिया कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और इस तरह प्रीति का बड़ा घर तो था, पर उसमें रहने वाला कोई नहीं था। बड़ी गाड़ी तो थी, पर साथी कोई नहीं था। गहने जेवरात तो बहुत थे, लेकिन अब उसका प्रीति के जीवन में कोई मतलब नहीं रहा था। प्रीति के स्वभाव के कारण रिश्तेदार तो छोड़ो, उसकी कोई खास सहेली भी नहीं थी। साथ ही प्रीति के पति भी बस अपने कारोबार में उलझे हुए रहते थे, इसलिए उन्होंने भी कभी किसी से खास दोस्ती नहीं रखा तो बस व्यवहार था। प्रीति बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो घर उसे मानो काटने को दौड़ रहा था। और एक दिन प्रीति ने कुछ सोचकर अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन किया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। फिर प्रीति के भाई तथा बहन ने बड़े मन से उसे माफ़ कर दिया और अपने घर रहने के लिए बुलाया। लेकिन प्रीति के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने बस बार बार माफ़ी मांगी और उनके घर जाने से मना कर दिया। उसके दूसरे दिन ही सभी को खबर मिली कि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर पता चला कि उसने सुसाइड नोट लिखी थी, जिसमें उसने सभी से माफ़ी मांगते हुए अपना जीवन स्वयं ही ख़त्म करने की बात की थी। प्रीति के मायके वालों ने उसका अंत्यविधि किया और भारी मन से उसे विदा किया। केवल और केवल अपने पैसों के घमंड में चूर चूर होने के कारण आखिरकार प्रीति को इतनी दर्दनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।